काबीना का इजलास भी हुआ, हुकूमत फासला भी इख्तियार कर रही है। गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि तहकीक होनी चाहिए कि एसएचओ ने एफआईआर क्यों दर्ज की। पुलिस इसके अलावा एफआईआर पर तफ्तीश करना शुरू हो गई है। अपोजिशन कह रही है कि जी अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, इस एफआईआर पर कार्रवाई करें, हुकूमत खुद मुद्दई बन जाए। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो मैं क्विकली आपकी खिदमत में पेश करता हूँ शाहजेब। एक तो ये है कि अगर ये शख्स जो है वो इतने मुकदमात में मुलव्वस है और उसका ये हिस्ट्री है और उसका बदमाश आदमी है या जो भी आपने अपने इंट्रो में कहा, तो क्या हुकूमत जो है वो ऐसे शख्स का इंतखाब करेगी इस किस्म का मुकदमा जो है वो दर्ज कराने के लिए? दूसरी बात ये, अकल नहीं मानती इन चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि कोई ज़रा सा भी जो कानून को जानता है उसको पता है इस चीज़ का कि जो गद्दारी की एफआईआर है, सेडिशन जिसे कहते हैं, वो सिर्फ हुकूमत जो है वो उसकी एमा पे दर्ज हो सकती है। तो अगर हुकूमत जो है वो एफआईआर दर्ज करा रही है तो वो इतनी नाबल्द है और उसको इतना पता नहीं है कि जी वो उसके अपने इख्तियारात जो है उसके बारे में इल्म नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज गन। ये एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर का मतलब ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोई शहरी भी करा सकता है, लेकिन ये मुकदमा आगे नहीं चलेगा जब तक हुकूमत जो है इसकी पैरवी नहीं करे। आप समझते हैं कि ये हम कोई इतनी पंजाब गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है कि वो एक ऐसे शख्स का इंतखाब करेगी? तो जरा जो चीज अकल को लगे उसी पे अमल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शख्स है बनाया हुआ है, मगर एसएचओ ज़ाहिर एफआईआर से पहले अपना माइंड अप्लाई कर सकता है कि 125A में लगा रहा हूं, 2 साबिक वज़ीर आज़म, एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स। अब इस वक्त आप हुकूमत में हैं, अगर कोई वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ या फिर उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाहौर के इस थाने में चला जाएगा तो ये एसएचओ क्या मुकदमा दर्ज कर देगा जो इसने अपोजिशन के खिलाफ कर दिया है बगावत का? देखें, ये हम जिस चीज को अगर कोई लीगली अगर आप इसको देखें ना, मुकदमा दर्ज करना, एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहली इतला। अब एक एसएचओ है, अगर उसने कोई बेवकूफ़ी की है, उसको चाहिए था कि जी ये दरखास्त जो आई थी किसी की तरफ से, उसको चाहिए था कि वो हुकूमत को रेफर करता कि जी ये शहरी और आप बताएं शाहजेब, आप इतनी देर से मीडिया में कितनी दफा लोग दरखास्तें देते हैं कि जी इसने बगावत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये था कि एसएचओ वो रिसीव करता है एप्लीकेशन और उसको वो होम डिपार्टमेंट को भेजता है कि जी एक दरखास्त आई है कि गद्दारी का, और उस पर हमें हदायत दी जाए कि क्या करना है, क्योंकि हुकूमत ही मुद्दई बन सकती। तो इसलिए ये तो एक बिल्कुल ही अहमकाना बात है अपोजिशन की तरफ से कि जी हुकूमत हमने करानी होगी तो हम विभाग के दोहल कराएंगे, हम कोई छुप के नहीं कराएंगे। फिर सर चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे एसएचओ ने मुकदमा दर्ज किया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान कह रहे हैं कि इस मुकदमे के तमाम पहलुओं और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर तफ्तीश की जा रही है। ये तफ्तीश फिर कैसे की जा रही है? तफ्तीश का मतलब ये है कि अगर उसकी जो दरखास्त पढ़ के, और अगर वो समझता है एसएचओ के जी ये फ्रिवलस है तो उसको फेंक देगा। अगर वो समझता है कि इसके अंदर कोई वजन है तो वो गवर्नमेंट को रेफर करेगा, क्योंकि उसके पास इसको मजीद प्रोसीड करने का तो उसके पास अख्तियार ही कोई नहीं है। लेकिन मैं आप इनसे भी जरा पूछें कि जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात इन्होंने बनवाए हुए हैं वो उसके बारे में इनकी क्या राय है, क्योंकि इस वक्त तो बड़े मजलूम बन रहे हैं। जरा हम जो हर 2 हफ्ते के बाद अदालतों में पेश हो रहे हैं उसके बारे में शायद खाकान अब्बासी साहब का क्या ख्याल है? मतलब इसलिए सवाल उठता है कि जो हुकूमत में होता है वो हुकूमती मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर ये एफआईआर हो गई है और बदर रशीद को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सबकी तस्वीर, आप लाहौर से ही हैं, तो आप बता दीजिए आप जानते हैं या नहीं? मैं शाहजेब 2 दफा इलेक्शन लड़ा है लाहौर से, 2 दफा कामयाबी हुई है। ना मैंने इस शख्स का कभी नाम सुना है, ना मैं इसको जानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको आज यहाँ बैठ के कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई मुकदमा दर्ज कराना हुआ बहसीयत हुकूमत तो हमें कोई जरूरत नहीं होगी कि हम कहें कि जी हमने नहीं कराया। हमें क्या खौफ है इनसे? हमें कोई खौफ नहीं है इनसे। ये क्या मगर शफकत मुसम्मा आपको क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि वजीर आजम जब कन्विंस्ड है कि नवाज शरीफ के बयानिए के पीछे 100% भारत है तो फिर आपको क्यों नहीं कराना चाहिए? शाहिद खान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं आपको कराना चाहिए मुकदमा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाइए इस बात को। सिर्फ ये बयानात की बात क्यों? वो तो सियासत कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कहते हैं। आप जरा हिंदुस्तान की मीडिया का बयानिया देखिए और जो नवाज शरीफ ने कहा उसका बयानिया देखिए। ये सरासर पाकिस्तान के खिलाफ जो एक
मैं उसकी वजह बताता हूँ, अगर आप मुझे एक मिनट दें। अगर सिर्फ एक मिनट, सिर्फ माज़ा के साथ सिर्फ एक मिनट, कैसे एक है भारत का बयानिया? नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसमें से मुझे कोई एक लाइन बताइए जो भारत के बयानी के मुताबिक है। मैं अपनी समझ के लिए पूछ रहा हूँ, कोई एक लाइन। ये है कि भारत का बयानिया ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो मुल्क को चलाती है, पाकिस्तान की फौज जो है वो हर चीज को कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की फौज जो है वो हकूक नहीं देने। ये बयानिया भारत का बयानिया, और यही बयानिया नवाज शरीफ का। वैसे ये बयानिया तो इमरान खान का भी माजी में रहा है, तो फिर इमरान खान भी माजी में भारत का बयानिया देते थे। ये बयानिया तो इमरान खान का भी रहा है माजी में। कभी भी ऐसा इमरान खान का बिल्कुल कभी ऐसा बयानिया नहीं रहा। ये मुझे आप जरा बताएं कि ये जिस किस्म की बातें नवाज शरीफ कर रहे हैं ये इमरान खान ने कभी नहीं की। आप तो भारतीय मीडिया का कह रहे हैं, मैं भारतीय मीडिया आपके भारत के अंदर बैठकर, भारत के टीवी पर बैठकर वजीर आजम कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही इलेक्शन जितवाती है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। देखें, बात यह है कि एवोल्यूशन होती है। अगर पहले तो बात यह है कि मुझे आप जरा वो क्लिप सुनाइए जिसमें इमरान खान ने ये अल्फाज मैं आपको सुनवा देता हूं। आपकी अदालत प्रोग्राम है, भारत का टीवी प्रोग्राम है, भारत के अंदर बैठे हुए वज़ीर आज़म इमरान खान सर सियाको सबाक के साथ सुना रहा हूं। मतलब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब खड़े हुए तो फिर उसके बाद वाइप आउट हो गए। ये कौन? अच्छा शाहज़ेब, मुझे मौका भी तो दे ना बात करने का। बात यह है कि ये किस टाइम के पीरियड की बात हो रही है? उस वक्त की बात हो रही है जब मुशर्रफ जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे उन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ था। 1996 के इलेक्शन पे भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीता ही नहीं जा सकता इस्टेब्लिशमेंट। मेरे भाई वो बात कर रहे हैं मुशर्रफ पीरियड की। मुशर्रफ पीरियड में मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था एक लिहाज से, जो उसको कहते तो नहीं थे मार्शल लॉ, लेकिन मार्शल लॉ था। उस वक्त बिल्कुल हालात मुख्तलिफ थे। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो एक मुख्तलिफ हालात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल करम से आइन की हुकूमत है। इस वक्त हम 1 करोड़ 97 लाख वोट लेके हम हुकूमत में हैं। ये नवाज शरीफ किस वक्त की बात कर रहे हैं? जिस वक्त मुशर्रफ का जमाना था उस वक्त तो भाग गए और जाके 10 साल जो है वो सऊदी अरब में बैठे रहे जाके। मतलब अभी हम तो इस मुल्क में वजीर आजम तो 3 साल मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए थे और वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीतना, और फिर उसके बाद में उनके बयानात हैं टेररिज्म के हवाले से। और भारत के अंदर बैठ के अगर ये बात नवाज शरीफ ने की होती तो फिर आप क्या आज जजमेंट देते नवाज शरीफ के बारे में? शाहज़ेब, आप तो जिरा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात एक मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात कर रहे थे इमरान खान, वो हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। इस वक्त पाकिस्तान में एक आईनी हुकूमत है, एक जमहूरी हुकूमत है, एक इलेक्टेड पार्टी है यहाँ पे। और नवाज शरीफ क्या कर रहा है? क्योंकि और जंग हो रही है, बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, और नवाज शरीफ क्या कह रहा है? फौज को अटैक कर रहा है। तो क्या इस वक्त क्या मुल्क में कोई फौज को कैसे अटैक कर रहे हैं? फौज की सियासत में मुदाखलत को अटैक कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी था। आपके पास उनके पास क्या सबूत है? मैं आपको बताऊं, इलेक्शन की बात करते हैं। इलेक्शन का मैं आपको बताऊं कि 2013 में 127 के करीब चैलेंज किए गए इलेक्शन को। 2018 में 91 थी, जिसमें कोई 14 या 15 तो तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज थी। हमने 2013 में 4 हलकों को चैलेंज किया, चारों के चारों जो थे उसके अंदर रिगिंग नजर आई। इन्होंने कौन सा हल्के को चैलेंज किया? कहाँ रिगिंग नजर आई? अब बातें करनी तो बड़ी आसान है। आपको पता है कि इलेक्शन के 3 महीने के बाद एक सर्वे आया, 82% लोगों ने कहा कि बिल्कुल इलेक्शन फेयर हो। ये लूट मार करके और उसके बाद समझते थे कि अवाम इनको पनिश नहीं करेंगे। तो इस वक्त के हालात में अगर लूटमार का मामला है, बयानिया बनाने में क्या प्रॉब्लम है? तो शफकत साहब, अगर लूटमार ही का मामला है तो आपने का जो मौकफ रहा है कि जिनको करप्ट हैं इनको हम एनआरओ नहीं देंगे, उसी बयानिए के साथ आप आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? बगावत, इसके अलावा भारत इनके पीछे है। इस बयानिए का सहारा लेने का जो पाकिस्तान में तारीखी तौर पर लिया गया सहारा, और तारीखी तौर पर गलत साबित हुए वो लोग जिन्होंने सहारा लिया। मायूस हो गए एनआरओ से। आपको पता है इन्होंने आखिरी कोशिश फैटफ के दौरान की, जब 34 इन्होंने अमेंडमेंट्स थी वो मूव की, और हमने कहा कि हम बिल्कुल अमेंडमेंट्स जो है नैब लॉ में ये 34 अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपका असल मतलब अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना है। उससे मायूस होके इन्होंने क्या किया? लंदन में मे फेयर में बैठ के एक इनकलाब का ऐलान कर दिया, करो ना यहाँ आके इनकलाब, आओ आगे यहाँ के इनकलाब। वहां बैठ के खुद भी वहां, बच्चे भी वहां, और यहाँ गरीबों को, बच्चों को कहते हैं कि जी लड़ो जाके।
शफकत ये साहब, क्या एक और क्या जो किस किस्म के लोग हैं और किस किस्म के लीडर? और एक और जो आपका करप्शन का बयानिया है, उस हवाले से भी आज एक मौकफ आया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि जो बशीर मेमन है, साबिक डीजी एफआईए, उनके इंटरव्यू के बाद तो ये साबित हो गया कि नैब नियाजी गठजोड़ है, नैब को इस्तेमाल किया गया क्योंकि डीजी एफआईए बशीर मेमन ने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया था। बशीर मेमन साहब ने क्या कहा, मैं जरा आपको सुनवाता हूं, उस पर मैं आपका जरूर नहीं, कमेंट चाहूंगा बशीर कि मेमन उन्होंने क्या। एकदम जो है बहुत बड़ा विटनेस हो गया, और इसलिए कि वो रिटायर्ड डीजी एफआईएस ने बहरहाल मतलब पॉइंट सुना दें आपको मर्जी सुनाइए। मैं सुना देता हूँ। हाँ जी, सुनिए। बात यह है कि एक शख्स जिसको नौकरी से हटाया हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और जिसको फारग कर दिया हो, तो वो क्या हक में बातें करेगा? वो झूठ बोलेगा? वो द्रोहगोई करेगा? क्या वो जो बात कर रहा है वो सच है और जो कोई और बात कर रहा है वो झूठ है? बाकी जमहूरियत है, जो भी शख्स है अपनी बातें करे, खुल के बात करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शफकत साहब क्यों इनको हटाया था? भी करे। ये मुझे जरा वजह भी बताइए, क्योंकि वो ये मुकदमा बना रहे हैं क्योंकि मैंने कहना नहीं माना, बाद में वही काम नैब से कराया, इसलिए मुझे जिबरी पहले छुट्टी पर भेजा गया, उसके बाद मुझे 15 दिन पहले रिटायरमेंट से ओहदे से हटाया गया, जिसकी वजह से वो उन्होंने पहले ही मुस्ताफी हो गए, फिर उनकी पेंशन भी रोकी गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहाल की। जो शख्स नाअहल हो और नालायक हो, और वो पता लग जाए कि नाअहल और नालायक का, तो उसको हटा दिया जाता है। तो इसको भी हटा दिया गया क्योंकि ये नाअहल और नालायक था, और अब अपनी खिफत बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। साहब, आपके इल्म में जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात में जो एफआईए की जेआईटी थी, वो सारी तहकीकात इन्हीं की सरबराही में हुई है, इन्हीं ने की? नहीं, इन्होंने की है सरप्राइज। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केसेस चले, अच्छा आपने एविडेंस दे दी कि वो बिल्कुल दुरुस्त केसेस हैं, हम तो समझते हैं दुरुस्त है, लेकिन आपने भी एविडेंस दे दी। तो ये उसमें कॉम्पिटेंस है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये वहां पर अहल हैं, यहाँ पर ना अहल हैं। शाहजेब, वो एक जेआईटी थी, जेआईटी में सारे लोग थे, लेकिन ये नालायक और नाअहल आदमी है, इसको हटा दिया गया। सारी जिंदगी में इसने कुछ नहीं अचीव किया, तो अगर आके हम वो अपना टीवी में बैठ के इल्जाम लगा रहा है, ठीक है लगाए, कोई ऐसी बात नहीं है, जमहूरियत है, उसका हक है अगर वो लगाना चाहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस किस्म की बातें, इस किस्म के बयानिए से फर्क नहीं पड़ता। मगर इसलिए कि पाकिस्तान के 1,67,00,000 ने हमें वोट दिया है, हम किसी की मेहरबानी से नहीं आए। मगर एक सिविल सर्वेंट, हम अपना टेन्योर इंशाल्लाह पूरा करेंगे। एक तो बशीर मेमन साहब अच्छी रेपुटेशन के ऑफिसर हैं, और एक सिविल सर्वेंट 22 ग्रेड और डीजीएफआईए से ऊपर कहां जा सकता है और क्या अचीव कर सकता है वो, जो आपने जिंदगी में कुछ नहीं अचीव किया? मेरे भाई, मैंने बड़े बड़े देखे हैं लोग जो कि प्रमोट होते हैं ग्रेड 22 तक, लेकिन इंतहाई नालायक और नाअहल है। सो कई वाकयात होते हैं, सो इस तरफ ना ही जाइए तो बेहतर है। आपने बस वही मुकदमा बना दिया जो पीपल्स पार्टी इनके बारे में कहती है, यानी कि फिर इनकी जो जेआईटी है, जिसको आप लोग बार बार कोट करते हैं जरदारी साहब के खिलाफ, उस पर भी सवालिया निशान उठता है। जेआईटी में और भी बहुत लोग थे, मगर एफआईए के सरबराह ये थे, और एहसान सादिक साहब जो एफआईए की तरफ से इस जेआईटी में थे, उनको इन्होंने गवाह बनाया है इस मुलाकात का जो वजीर आजम से हुई है। बहुत थे। चले, और अगला मुकदमे का अगला पहलू बताइए। मतलब अगला पहलू यह है कि 90 की दहाई में जितना भी एहतसाब हुआ, वो एक कॉल के गिर्द घूमता है, वो है शहबाज शरीफ साहब की और जस्टिस कयूम की कॉल। ये बातें तारीख में आपको लगता है कि जो बशीर मेमन कह रहे हैं और जो चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो है, और उसके बाद इस तरह एहतसाब हुआ है, वो आपकी एहतसाब पर सवाल उठाएगा, जैसे 90 की दहाई में वो एक कॉल मुसलसल याद रखी जाती है? देखे ना, इसका फैसला आपने नहीं करना, मैंने नहीं करना, इसका फैसला तो अवाम ने करना है, क्योंकि जो एहतसाब का अमल है, हमें भी इससे बहुत सारी शिकायतें हैं। हम समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिन्होंने बहुत ही ज्यादा लूट मार की, और खैर नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड आदमी है ना, वो तो कॉन्विक्ट है, उसको सजा नहीं, मरियम भी कॉन्विक्ट है, ये तो अदालत से सजा हो चुकी है इनको। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत सारे और लोग हैं जिनको अगर मुकदमा सही तरीके से बनाया जाता और सही तरीके से परसू किया जाता, तो फिर वो उनको हो जाता, जिसमें हमें भी शिकायत है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी इस कौम के साथ, हमारा वादा है, और हमने जो इलेक्शन लड़ा है वो इस बात पे लड़ा है कि हम कभी भी करप्शन को माफ नहीं करेंगे। और आखिर में सिर्फ ये कि इन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात ना करने पर नाराज थे वजीर आजम, और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो 87 अरब रुपए का हमने किया, उस पर भी नाराज थे कि आपने के इलेक्ट्रिक को तबाह कर दिया है। मैंने वजीर आजम से कहा कि सुई सदन के पैसे देने के इलेक्ट्रिक को, उस पर भी वजीर आजम बहुत नाराज थे। नहीं, अब बशीर मेमन जैसे शख्स जिसकी ना कोई हैसियत, मैं उसके हर बात का जवाब देना जो है, वो तो मैंने आपको बताया डिस्क्रेडिटेड आदमी है, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो बातें करेगा। तो मैं अब क्या उसकी हर एक बात का जवाब दूं आपको। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।